हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। दिस साइड रिद्धि। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट 2 है। इस पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। मैराथन क्लासेस चल रही है क्योंकि आपके एग्जाम काफ़ी हद तक पास में आ गए हैं दोस्तों। तो मैंने पार्ट 1 में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक थे वो सबके सब डिस्कस कर दिए हैं। वो सारे टॉपिक मैक्सिमम आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाले टॉपिक हैं। आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर न्यू है दोस्तों तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन की या फिर आने वाली जितनी भी मैराथन क्लासेस है अदर सब्जेक्ट की, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और वीडियो अगर बेनिफिशियल लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लाइक से हमें काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम लोग अच्छे से अच्छे PDF आप लोगों के लिए बनाएंगे और काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेंगे। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों कि आप लोगों को अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, रिद्धि ऑफिशियल जोन। अदरवाइज मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। और अदर सब्जेक्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप लोग अदर सब्जेक्ट का भी मैराथन क्लास देख सकते हैं। उसी में ही आप लोग के काफ़ी हद तक के क्या होंगे, टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो करके आप लोग वहाँ पे मुझे कमेंट करके अपने डाउट या कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला आज का जो टॉपिक आएगा वो आपका आएगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या आता है दोस्तों आप लोगों का, कि आखिरकार सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे गाइडेंस क्या होता है, यानी मार्गदर्शन जो होता है वो क्या होता है। गाइडेंस को आप लोग निर्देशन भी कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि हमें कोई भी किसी भी चीज़ में अगर कोई निर्देश देता है तो हम लोग गाइडेंस को क्या कहते हैं, मार्गदर्शन दिखाना या फिर निर्देशन करना भी कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को निर्देशन मैं आपको बता दे रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। आखिरकार गाइडेंस मार्गदर्शन का मतलब होता है किसी को मार्ग दिखाना, या आप ये बोल सकते हैं कि किसी को मार्गदर्शन कराना। इसमें गाइडेंस में क्या होता है कि एक ऐसी प्रणाली होती है जो कि हम लोग स्टूडेंट को शिक्षा प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया होता है। गाइडेंस इन सिंपल टर्म में दोस्तों ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने आफ्टर 12th करी होती है तो इससे पहले भी काफ़ी बच्चों को क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है, निर्देशन दिए जाते हैं। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एक समझ लेते हैं कि अगर आप लोगों ने आफ्टर 12 देखा होगा तो काफ़ी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो कौन सी फील्ड में जाएं या फिर ऐसा क्या करें जिससे कि उनको आगे की फील्ड में उनको बेनिफिशियल हो। तो उनको अपने करियर के लिए काफ़ी हद तक कुछ स्टेप चाहिए होता है। तो कोई जो सेकंड पर्सन होता है जो उनको गाइड करता है, कि आप वो गाइड करने वाला इंसान जो उनके सबसे पहले किन किन चीज़ों का उनको सबसे पहले देखेगा कि आखिरकार उस बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, राइट। आखिरकार उस बच्चे को किस चीज़ में उनको रुचि दिखाई गई है, वो सब उसका समस्या ढूंढेंगे और उसके बाद उसको गाइड करेंगे। तो एक सिंपल वे में आप लोगों को समझ आ गया होगा कि गाइडेंस यानी निर्देशन किसे कहते हैं। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य भी होता है जिसके द्वारा हम लोग शिक्षार्थियों की उनकी समस्या के समाधान के लिए प्रेरित किया जाता है। ये होता है आपका गाइडेंस, कि जितने भी आपके स्टूडेंट होते हैं उनकी जो समस्या होती है कि आखिरकार उनको कौन सी फील्ड में या किसी भी चीज़ में गाइड करते हैं, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, समाधान करते हैं। और गाइडेंस एक ऐसी समस्या होती है जिसका समाधान आप खुद नहीं कर सकते। नहीं तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकती है दोस्तों कि बच्चे क्या कर सकते हैं, यानी जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो अपनी समस्या का स्वयं सुधार कर सकता है। बट गाइडेंस में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आप लोगों को जेम्स यानी कि जॉन्स के अकॉर्डिंग बता दूं तो उन्होंने एक बात बोली थी गाइडेंस के ऊपर, कि मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्प चुनने, समायोजन करने तथा उनकी समस्या का समाधान करने में दी गई सहायता को क्या कहते हैं, हम लोग मार्गदर्शन कहते हैं, यानी कि निर्देशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, गाइडेंस में बच्चा अपने खुद को गाइड नहीं कर सकता। गाइडेंस में बल्कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, कोई भी फील्ड को चुनने में हेल्प करता है और उनकी समस्या को सॉल्व करने में मदद करता है। चलिए हम लोग यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। गाइडेंस इज अ जनरल term which mean helping people to make wise choice and solve their educational, vocational and personal problem। ये तीन तरीके की आपकी गाइडेंस में यहाँ पे टाइप्स होती हैं। बाकी मार्गदर्शन का मैंने बता दिया कि एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ होता है कि लोगों को, यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको आखिरकार विकल्प चुनने के, उनके चाहे आपके शैक्षिक यानी कि आपके एजुकेशनल गाइडेंस हो या फिर आपके वोकेशनल हो यानी व्यवसायिक में कोई भी चॉइस करना हो या फिर उनका खुद का कोई पर्सनल हो,
तो वो भी क्या होता है कि उसमें गाइड किया जाता है, उनको हल करने में मदद किया जाता है। डेफिनेशन यहाँ पे स्किनर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उन्होंने बोला है कि मार्गदर्शन युवा व्यक्तियों की मदद करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चे स्वयं को समायोजित करने के लिए सीखना, दूसरों के लिए और परिस्थिति के लिए, कि वो खुद के लिए सीखता है कि कैसे वो एडजस्ट करेगा बाकी सारी चीज़ों को लेकर। और ऐसे ही रूथ स्ट्रैंग ने भी दिया हुआ है कि मार्गदर्शन हर व्यक्ति को मदद करने की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्तिगत खुशी और सामाजिक उपयोगिता के लिए अपनी क्षमताओं का। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि गाइडेंस इसे ऐसी हेल्प कर देती है कि बच्चों को या फिर कोई भी हो जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हो या फिर कुछ खुद की एक पर्सनल लाइफ के लिए भी कोई इंसान दूसरे को अपना गाइड करके उसकी हेल्प कर देता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो वो आपका क्या होता है, निर्देशन कहलाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपके नेचर और करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, यानी कि उनकी विशेषता क्या क्या है। कि गाइडेंस इज एजुकेशनल इटसेल्फ, यानी कि मार्गदर्शन क्या है, एक तरीके की शिक्षा ही है। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं कोई चॉइस करने में तो वो एजुकेशनल ही है। उसके बाद गाइडेंस इज अ प्रोसेस, एक तरीके की प्रक्रिया है। प्रक्रिया कैसे हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे शिक्षार्थी होते हैं उनकी समस्या का समाधान निकालते हैं, उनकी समस्या को बताते हैं, हल करते हैं कि किस फील्ड में उनको जाना चाहिए और किस फील्ड में उनको नहीं जाना चाहिए, राइट। उनका आपका मेन मोटिव क्या होता है, उनका मेन उद्देश्य ही होता है गाइडेंस में कि उनकी समस्या को हमें समाधान में उनको सहायता देनी होती है और समस्या को सुलझाने की क्षमता उत्पन्न करना, ये हमारा गाइडेंस कहलाता है। मेन एम जो होता है हमारा निर्देशन में। गाइडेंस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक तरीके का ये सतत प्रक्रिया है। गाइडेंस इज रिलेटेड विद लाइफ, आपको बता देना मार्गदर्शन क्या होता है, हमारे जीवन से संबंधित होता है दोस्तों। वो कैसे जीवन से संबंधित होता है, क्योंकि अगर हम करियर वाइज भी देखेंगे तो हम लोग अपने एजुकेशनल फील्ड के लिए वही ऑप्शन सही सिलेक्ट करेंगे जो हमारी लाइफ से क्या करेगा, रिलेट करेगा। गाइडेंस इज सेल्फ डायरेक्शन, गाइडेंस इज इंडिविजुअल सेंटर और गाइडेंस इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल भी डिफरेंस होते हैं, यानी कि जो मार्गदर्शन होता है वो मतभेदों पर भी आधारित होते हैं। प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर, हम लोग किसी को अगर गाइड करते हैं चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, आपके पर्सनल पे या एजुकेशनल पे या वोकेशनल पे, ये तीन ही टाइप के आपकी गाइडेंस होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्हीं तीनों के बेस पे इंसान को गाइड किया जाता है। तो एक तरीके से वो किस तरीके की फ्यूचर की प्रिपरेशन यानी भविष्य के लिए तैयारी होती है कि क्या आगे का क्या सोच के अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एम ऑफ गाइडेंस, आखिरकार हमारा गाइडेंस का मेन उद्देश्य क्या होता है, यानी कि मार्गदर्शन या फिर आप बोल सकते हैं निर्देशन का। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपके जो गाइडेंस होता है वो व्यक्ति पर ध्यान देता है, ना कि उनकी समस्या पे। अगर कोई स्टूडेंट टीचर से बाई चांस ये भी पूछ ले रहा है कि मैम हमें आफ्टर 10th साइंस लेनी चाहिए, आर्ट लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, तब मैम उसकी समस्या नहीं देखेगी बल्कि व्यक्ति की बातों पर ध्यान देगी कि आखिरकार उसे कि किस टॉपिक पर क्या करना चाहिए। तो बच्चे की क्या करेगी, उनकी रुचि जानेंगी, उनके आखिरकार क्या करेंगी, उसकी योग्यता किस ढूंढेंगी कि आखिरकार वो कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छा है, और उसके बाद उसकी यानी कि किस चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं है मैम वो जानने की कोशिश करेंगे और उसकी आदतों के आधार पर ये सब चीज़ें मैम चर्चा कर सकती हैं। आवश्यक उनको परामर्श की व्यवस्था कराएंगी, उनके व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना, ये हमारा मेन मोटिव होता है हमारा गाइडेंस में। पहला है टू स्टैंडर्ड वन सेल्फ, यानी अपने आप को मानक के लिए। टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम वन टैलेंट, इंटरेस्ट एंड अदर ट्रेट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि किसी भी इंसान की प्रतिभा, उनकी रुचि और अन्य लक्षण, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर हमें एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया कि अगर एक स्टूडेंट टीचर से पूछेगा कि आफ्टर 10th उसको कौन सी साइड लेनी चाहिए, तो टीचर क्या करेगी, उस बच्चे के टैलेंट को और उनकी इंटरेस्ट को कि आखिरकार उस बच्चे में कौन कौन सी प्रतिभा है, रुचि है और उसके लक्षण क्या क्या है, कि वो किस तरीके से उसके अकॉर्डिंग ही मैम उसको सेलेक्ट करके बता सकती है कि आखिरकार उसे कौन सा सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए। टू एडजस्टमेंट विद डिफरेंट सिचुएशन इन विद इन्वायरमेंट, अब वो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में अलग अलग स्थितियों को समायोजन करेंगे, एडजस्ट करना सिखाएंगे। टू कॉपरेट एन इंडिविजुअल फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, टू इनेबल एन इंडिविजुअल टू टेक डिसीजन हिमसेल्फ, अब किसी व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेने को सक्षम बनाना भी जरूरी है, क्योंकि आप किसी इंसान को गाइड जरूर कर सकते हैं बट इंसान को अगर वो फिर भी उसमें कंफ्यूज रहता है तो आप उसके लिए भी सक्षम बनाएंगे कि बच्चा क्या कर सके, खुद से भी वो सोच सके कि हाँ मैं इस चीज़ में सबसे ज़्यादा परफेक्ट हूँ या फिर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है तो मुझे ये चीज़ ही सेलेक्ट करनी चाहिए। गाइडेंस में तो सबसे ज़्यादा हेल्प तब हो जाती है जब आप लोग 2 या 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार हम करें क्या, तब गाइडेंस लेना सबसे बेस्ट आपकी बोल सकते हैं कि बेस्ट एक वे होता है आप लोगों के लाइफ में आगे बढ़ने के लिए।
नेक्स्ट है आपका नीड फॉर गाइडेंस। आखिरकार हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नीड फॉर गाइडेंस फ्रॉम इंडिविजुअल व्यू पॉइंट। आपके क्या होगा कि आप लोगों के मार्गदर्शन दिखाने के लिए व्यक्तिगत आपकी दृष्टिकोण होनी चाहिए, आपका सोशल व्यू पॉइंट होना चाहिए, इकोनॉमिक और एजुकेशनल और पॉलिटिकल। ये 5 तरीके के आपके व्यू पॉइंट होने चाहिए किसके लिए? आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता के लिए। अब आपका यहाँ पे आता है गाइडेंस सर्विस इन स्कूल, यानी कि स्कूल में अगर आप लोगों के मार्गदर्शन की सेवाएं करनी है तो उसमें क्या होगा? गाइडेंस इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन from primary school children to student of university. All students need guidance in some stage or another. It serve the need of the students relating to their environment. अब इसमें क्या बोला गया है दोस्तों? इसमें आप लोग को ये बताया गया है कि जो मार्गदर्शन है वो शिक्षा का क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि एक अभिन्न अंग है। प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वहां से लेकर और यूनिवर्सिटी तक जितने भी आपके छात्र छात्राएं होते हैं उन सब स्टूडेंट्स को किसी ना किसी स्टेजेस पे या किसी भी ना किसी चरण में उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता जरूर होती है। यह छात्रों की शिक्षा को संबंधित उनकी आवश्यकता को क्या करता है? पूरा कर देता है। ये आपके क्या बताता है कि गाइडेंस की सर्विस कैसी है आपके स्कूल, चाहे स्कूल हो चाहे आपके कॉलेजेस हो, तो बच्चे की किस तरीके की एक न एक स्टेज ऐसी आती है जब उनको गाइडेंस की क्या होती है? नीड होती है। आप लोग इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं, मैंने मीनिंग में ऐड कराया हुआ था, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि इसके टाइप्स आएंगे। टाइप्स ऑफ गाइडेंस भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, बट अदरवाइज ये लॉन्ग क्वेश्चन के साथ किसी में अटैच आ गया तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि पहला जो एजुकेशन टाइप्स होता है आपका किसमें? गाइडेंस में, वो होता है एजुकेशनल, दूसरा होता है आपका वोकेशनल और तीसरा होता है आपका पर्सोनल, या फिर पर्सनल कहेंगे, सॉरी। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का भी यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि एजुकेशनल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? शैक्षिक। दूसरा होता है आपका है वोकेशनल, यानी कि आपके व्यवसायिक रिलेटेड जितने भी गाइडेंस होंगे व्यवसायिक आ जाएगा। और आपका पर्सोनल में आता है आपका व्यक्तित्व, यानी कि खुद के पर्सनल से रिलेटेड आपकी जो भी गाइडेंस लेने की आपकी कोई भी नीड होगी वो आता है। मैं यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से लिख दे रही हूँ। तो ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ गाइडेंस, यानी कि 3 तरीके के आपके निर्देशन होते हैं, एजुकेशनल, वोकेशनल और पर्सनल। आप लोग ये पॉइंट भी आपने ऐड कर लीजिएगा या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है। एजुकेशनल गाइडेंस भी आपका पॉइंट आ सकता है, तो चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग गाइडेंस बताएंगे कि आखिरकार मार्गदर्शन का एक कार्य होता है। गाइडेंस देखेंगे तो गाइडेंस में क्या होता है? जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया है कि गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन एक ऐसी प्रक्रिया या व्यवस्था बोल सकते हैं जिसमें हम किसी की मदद करते हैं, उसको गाइड करते हैं उनकी कोई भी फील्ड में, उनको निर्देश दिया जाता है, उनको रास्ता दिखाते हैं, या कोई आपको समयग्रस्त यानी कि कोई भी ऐसी स्थिति में हो जिसमें वो समस्या में होगा किसी विशेष को, यहाँ पे हम सलाह प्रदान करते हैं। एजुकेशनल गाइडेंस में आपका ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद मीनिंग है आपकी ऑफ एजुकेशनल गाइड, यानी कि आपके शैक्षिक मार्गदर्शन का अर्थ होता है द टर्म एजुकेशनल गाइडेंस कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, यानी कि आपके शैक्षिक मार्गदर्शन सबके 2 शब्द होते हैं। पहला होता है एजुकेशन और दूसरा क्या होता है? आपका गाइडेंस। ये 2 शब्द आते हैं आपके। इसका मतलब इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड गाइडेंस। तो हमें क्या करना है कि शिक्षा और मार्गदर्शन के हमें अर्थ को समझने की सबसे ज़्यादा जरूरत है। एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है? इज कंसर्न विद असिस्टेंट गिवन टू पीपल्स इन देयर चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट विद रिलेशन टू स्कूल करिकुलम कोर्सेज एंड स्कूल लाइफ। यानी इसमें क्या बोला गया है? जो आपके शैक्षिक मार्गदर्शन है वो अपने विकल्प को स्कूल के चाहे पाठ्यक्रम हो, जितने उनके करिकुलम होगा या उनके स्कूल के जीवन के संबंध जितने भी आपके समायोजन विद्यार्थी होंगे उनकी दी गई सहायता के साथ क्या होगा? रिलेट करेगा, राइट। चाहे उनके कोई भी एजुकेशन गाइडेंस में कैसा होगा कि अगर हम किसी बच्चे को क्या करते हैं उनके चाहे करिकुलम में हो कि किस तरीके से आप लोग को गाइड किया जा रहा है। जैसे आपके एग्जाम भी आ रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग को ये तरीका यानी कि गाइड भी किया जा सकता है कि किस तरीके के आप लोगों को पेपर में टाइम मैनेजमेंट करना है, तो ये भी एक गाइडेंस ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक तरीके से आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आखिरकार आपको किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। और आपके कोर्सेज हो गया तो ये सब स्कूल की लाइफ हो गया, ये सब क्या होता है? आपके एजुकेशनल गाइडेंस होता है। एजुकेशनल गाइडेंस इज डायरेक्टली कंसर्न विद द प्यूपिल, और शैक्षिक मार्गदर्शन जो होता है वो डायरेक्ट किससे? स्टूडेंट से संबंध करता है। इन द स्टूडेंट लाइफ एजुकेशनल गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम छात्र के लाइफ से यानी कि
स्टूडेंट की लाइफ से देखेंगे तो एजुकेशनल गाइडेंस बहुत ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। आगे होता है अनदर मीनिंग, यहाँ पे दे रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली वे में बता दिया है, एक बार रीड आउट कर देती हूँ कि एजुकेशनल क्या होता है, एक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, यानी कि उसका एक विकास की प्रक्रिया होती है। दूसरा होता है आपका टीचर ट्रेनिंग, यानी कि शिक्षण प्रशिक्षण के रूप में भी आप लोग एजुकेशनल गाइडेंस का यूज किया जाता है। एजुकेशनल गाइडेंस एज इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी और कंटेंट और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। और एजुकेशनल गाइडेंस एज एन इन्वेस्टमेंट, एक तरीके से आप लोग इन्वेस्टमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। और एजुकेशनल गाइडेंस एज अ क्रिएटर एंड क्रिएटर ऑफ द सोसाइटी, यानी एक प्राणी और समाज के निर्माता के रूप में आप इसे शैक्षिक मार्गदर्शन का यूज कर सकते हैं। एजुकेशनल गाइडेंस इज फॉर फ्यूचर और फ्यूचरोलॉजी, यानी कि शिक्षक मार्गदर्शन या हमारे भविष्य के या हमारे भविष्य विज्ञान के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये अनदर मीनिंग भी देख सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि एजुकेशनल गाइडेंस के हमारे उद्देश्य क्या हैं। तो इसमें जितने भी हमारे विद्यार्थी होते हैं वो स्कूल के माहौल के साथ हमारे उनके क्षमता को विकसित करना, उनकी आवश्यकताओं को जागरूक करना, उनके संवेदनशील को पैदा करना, ताकि वे खुद से उचित सीखने का उद्देश्य और स्थितियों को चयन कर सके। यानी आप ये बोल सकते हैं कि उनको अवेयर कराया जा सके कि किस तरीके से वो कौन से फील्ड में उनको सीखना चाहिए, वो अपने आप ही उन स्थितियों को क्या कर सके, सिलेक्ट करना सीख जाए। यदि हम लोग ये देखेंगे, इफ़ वी स्टडी एनी एनालाइज इंडियन कंडीशन, अगर हम लोग भारतीय परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण करते हैं तो हम ये पाएंगे कि हमारी जितनी भी भारतीय परिस्थितियां हैं वो एक एजुकेशनल, यानी कि आपका एजुकेशनल गाइडेंस है, यानी कि उनको भारतीय परिस्थिति में शैक्षिक मार्गदर्शन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए आप लोग को बोला जाता है कि गाइडेंस को शिक्षा के अभिन्न अंग भी माना जाता है, क्योंकि जो आपकी एजुकेशनल गाइडेंस होती है वो बच्चे के विकास में संदर्भ में देखा जाता है। राइट, एजुकेशनल गाइडेंस होगी तो इसमें डायरेक्ट जो आपका थॉट जाएगा, व्यू पॉइंट जाएगा, तो वो किस पे जाएगा, डायरेक्ट आपके चाइल्ड के ग्रोथ पे, यानी कि बच्चे के विकास पर ही आपका कंटेस्ट जाएगा। अब इसके नीड आते हैं तो यहाँ पे आएगा टू सॉल्व वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन प्रॉब्लम। इससे क्या होगा कि उनकी बर्बादी और ठहराव समस्या को हल करने के लिए, क्योंकि अगर दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट को उनको कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने में, गाइड करने में, तो उससे क्या होगा कि इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है जिससे कि इनकी जितने भी ठहराव, यानी कि जितने भी रुकी हुई समस्या उनको सॉल्व कराने के लिए एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, बच्चे को कोई भी विषय को सेलेक्ट करने में, एडजस्टमेंट इन स्कूल, और स्कूल में समायोजन बनाने के लिए भी आप लोग को एजुकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर एजुकेशन, आप लोगों को भविष्य के शिक्षा के बारे में भी जानकारी देना, ये आपके एजुकेशनल गाइडेंस में आता है। और बच्चों को क्या करते हैं, विभिन्न यानी आपके डिफरेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बच्चों को जागरूकता प्रदान करना, सीखने की गतिविधियों में उनको व्यस्त बनाना, और स्कूल प्रशासन और शिक्षण विधियों में परिवर्तन। उनका यहाँ पे नेचर दिया गया है 3, आप लोग देख लेना कि शैक्षिक चयन के लिए उनका मेन आप लोग का इरादा, शैक्षिक मार्गदर्शन छात्रों को प्रशासित किया जाता है, यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस क्या किया जाता है, उनको स्टूडेंट को उनको प्रशासित करने के लिए, और शिक्षा को बच्चे के रूप में क्या बनाया जाता है, चाइल्ड सेंटर बनाया जाता है स्टूडेंट्स को। अब आता है आपका काउंसलिंग के बारे में। गाइडेंस एंड काउंसलिंग खुद में एक टॉपिक है, और उनका डिफरेंस बिटवीन भी आता है, तब आप लोग इसे आराम से लिख भी सकते हैं दोस्तों। तो गाइडेंस का मतलब आपने देख लिया कि किसी को हम लोग उनके, एक व्यक्ति क्या करता है दूसरे व्यक्ति को उनको विकल्प चुनने में मदद करता है, उनकी समस्या को समाधान निकालता है। अब यहाँ पे आती है काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या होता है दोस्तों, इसका थोड़ा उल्टा होता है और इससे ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो दोस्तों काउंसलिंग में क्या होता है कि इसमें आप लोगों के 2 व्यक्तियों का यहाँ पे निर्णय, यानी कि 2 व्यक्ति इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति क्या होता है जिसके समस्या का समाधान किया जाता है। काउंसलिंग में क्या होता है, इस फेस टू फेस कम्युनिकेशन बाय विच यू हैव द पर्सन टू मेक डिसीजन और अ सॉल्व टू अ प्रॉब्लम ऑन एक्ट ऑन देम। काउंसलिंग में यानी कि परामर्श में उसमें सामना करना पड़ता है एक कम्युनिकेशन का, जिसके द्वारा आप व्यक्ति को निर्णय लेने में और उसकी समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं। काउंसलिंग में अगर देखेंगे डन विद इंडिविजुअल, यानी कि उसे अकेले भी किया जा सकता है, ग्रुप में भी, और विद कपल के साथ, यानी कि जोड़े के साथ भी काउंसिल यानी परामर्श लिया जाता है। काउंसलिंग क्या होता है, स्पेसिफिक टू द नीड, इशू एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच इंडिविजुअल क्लाइंट, यानी प्रत्येक ग्राहक के आपकी उनकी जितनी भी आवश्यकता होती है, उनके जितने इशू होते हैं, उनकी परिस्थिति का क्या होता है,
उसके बाद है गोल डायरेक्टेड, यानी उनके लक्ष्य को विभाजित किया जाता है। और ब्रिंग चेंजेस इन एटीट्यूड, उनके दृष्टिकोण में कितना परिवर्तन लाए। काउंसलिंग में देखा होगा दोस्तों कि काउंसलिंग जब लिया जाता है तो उसमें अगर एक मैं आप लोगों को इंडिविजुअल भी बता दूं तो इसमें आप लोगों को बच्चे को क्या करा जाता है, अगर नॉर्मली हम लोग देखा जाए तो उनको क्या करते हैं कि किसी चीज में अगर व्यक्ति को उसमें निर्णय लेने में कि आखिरकार उसे कौन से चीज को करना चाहिए। आगे देखते हैं कि इनके मेन विशेषताएं क्या होती हैं। काउंसलिंग इज दैट प्रोसेस विच टेक प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल एंड इज बेस्ड ऑन सम प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि ये वो प्रक्रिया होती है जहाँ पर दो व्यक्ति के बीच में होती है कुछ समस्या पे आधार पे। काउंसलिंग देखी होगी कभी कभी दोस्तों कि अगर कोई, यानी कि अगर आप लोगों ने कभी देखा भी होगा नॉर्मली, तो अगर आप लोगों को है कि कोई एक बच्चे को ले लेते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, वो अपनी बातें किसी से भी शेयर नहीं कर रहा है, तो आपने देखा होगा उसे काउंसलिंग, यानी कि उसे काउंसलिंग में दिया जाता है, उनका परामर्श किया जाता है, तो एक डॉक्टर के पास उन्हें भेजा जाता है। तो वो बच्चा क्या करता है कि जिस तरीके से वो डॉक्टर अगर उनसे पूछेगा, यानी जो उनको प्रॉब्लम होगी तो वो आपस में दो लोगों की होगी, एक उस बच्चे के बीच में और एक डॉक्टर के बीच में, राइट। तो उससे क्या होगा कि वो बच्चा क्या करेगा, उन दोनों के बीच में जो डॉक्टर है वो उन बच्चे से उनकी सारी समस्या पूछेगा, उससे रिलेट करेगा कि आखिरकार किस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें बच्चे को काउंसिल की ज़रूरत होती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द काउंसलर टू हैव डिजायरेबिलिटी ट्रेनिंग और स्किल। और काउंसलिंग में क्या होता है कि दोस्तों गाइडेंस में आप लोगों को उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो गाइड कर रहा है उसे खासकर क्या होना चाहिए, उस पर अच्छी स्किल होनी चाहिए, उस पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बट काउंसलिंग में क्या होता है कि काउंसलिंग में जो इंसान जो दूसरे इंसान की जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है उससे पहले वो काउंसलर के पास क्या होनी चाहिए, खुद में एक एबिलिटी होनी चाहिए, एक क्षमता होनी चाहिए और उसके वो ट्रेंड होना चाहिए कि काफ़ी हद तक उसको इस टॉपिक पे, अगर बच्चों को लाइक एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है कि वो पढ़ाई से डरता है और उसे बहुत सारी इशू है या फिर कोई भी अदर मैटर भी हो सकता है, तो उसे उस चीज़ में ट्रेन होना चाहिए जो कि काउंसलर होता है। उसके बाद है काउंसलिंग इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम। तो परामर्श क्या होता है, आपके मार्गदर्शन कार्यक्रम का एक सक्रिय हिस्सा भी होता है। द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग इज रन बाय सिटिंग अक्रॉस जस्ट लाइक एन इंटरव्यू। ऑब्वियसली बात है, आप लोगों ने देखा ही होगा एक इंटरव्यू की तरह होता है कि जो बैठकर चलाया जाता है, आप लोगों से वन बाय वन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब इस तरीके से क्या किया जाता है कि जो काउंसलर होता है वो सामने वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद उसकी समस्या का धीरे धीरे समाधान किया जाता है। काउंसलिंग क्या होता है, एक प्रोफेशनल सर्विस होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो काउंसलर होता है वो काफ़ी हद तक प्रोफेशनल होता है, तो वो उसको हर चीज़ पता होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन किए जाने चाहिए। द टर्म काउंसलिंग कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय गाइडेंस, टीचिंग, इंटरव्यू और अदर सिस्टम। जो काउंसलिंग है यानी जो परामर्श है वो आपके मार्गदर्शन, शिक्षण या बाकी की चीज़ों में नहीं किया जा सकता कि जो आपके टीचिंग से आप या फिर इंटरव्यू कह रहे हैं, नहीं, ना ही आपका एक गाइडेंस, ना ही आपका निर्देशन माना जाएगा, ना ही आपकी टीचिंग लाइन में मानी जाएगी और ना ही आपका एक इंटरव्यू माना जाएगा। बल्कि क्या किया जाता है, इसमें इंक्लूड नहीं होता आपका काउंसलिंग। बाय काउंसलिंग एन इंडिविजुअल इज गिवन असिस्टेंस इन सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम रिलेटिंग ऑफ हिज कंडक्ट, इमोशन एंड फीलिंग। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को उसके आचरण, उनके भावनाओं और उसके संबंधित जितनी भी समस्या होती हैं उसके समाधान में सहायता दी जाती है कि आखिरकार वो इमोशनली भी काफ़ी हद तक, अगर वो प्रॉब्लम में है इमोशनली काफ़ी हद तक वो अपने उसमें फंसा पड़ा है, तो भी उसे काउंसलर के द्वारा उसे निकाला जा सकता है। वो काउंसलर जिसके पास बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबिलिटी हो, ट्रेंड हो और काफ़ी हद तक उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो। अब आता है इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि इम्पोर्टेंस और टाइप्स आएंगे, तो आप लोग यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं। इंडिविजुअल नीड, सोशल नीड, एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल, वोकेशनल और पॉलिटिकल, ये सब आपकी किस में आ जाती है, काउंसलिंग की महत्व में, या फिर टाइप्स ऑफ काउंसलिंग में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल बता रखा है, यानी कि उनके सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत आएगा आपका एक्सेप्टेंस, यानी कि आप बोलते हैं स्वीकृति। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति के लिए सम्मान का सिद्धांत होना चाहिए। थिंकिंग विद द इंडिविजुअल, व्यक्ति के साथ सोचने का, यानी कि जो आपका बोल सकते हैं कि आपके जो काउंसलर होते हैं वो सामने वाले जो समस्या लेकर आया है उसके साथ उसका क्या होना चाहिए, एक रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रॉब्लम में है और आप उसको समझ नहीं सकते, बल्कि आपको उसकी प्रॉब्लम को समझने के बाद ही उसको आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग दिया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का एक सिद्धांत है। ये आपके कितने पॉइंट्स आ जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस है, ये कुछ प्रोसेस बता दिए मैंने, आप लोग देख लीजिएगा। अब आपके काउंसलिंग सर्विसेज इन स्कूल में भी है, तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को बताया गया है कि काउंसलिंग इन एजुकेशनल गाइडेंस इज हेल्पिंग द स्टूडेंट
टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू देयर एजुकेशनल अचीवमेंट। यानी कि जो आपके शैक्षिक मार्गदर्शन है वो बच्चे की काउंसलिंग यानी छात्रों को उनकी शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित जितनी भी समस्या होता है उनको हल करने में मदद करते हैं। उनकी सीखने की यानी कि जो उनकी कठिनाइयां हैं काउंसलिंग में भाग लिया जाता है। इससे उनका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो छात्र को उनके विकास में लाना होता है। केवल काउंसलिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ अ गाइडेंस प्रोग्राम। आप बोल सकते हैं कि परामर्श केवल मार्गदर्शन कार्यक्रम का क्या है, एक हिस्सा है। काउंसलिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम एज स्पेशलाइज्ड एस्पेक्ट दैट डील विद पीपल ओनली एट प्रॉब्लम पॉइंट। यानी आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका काउंसलिंग होता है केवल गाइडेंस कार्यक्रम का एक हिस्सा होता है। इसमें विशेष पहलू होते हैं कि केवल आपकी समस्या बिंदुओं पर ही लोगों के साथ इसमें इंक्लूड किया जाता है, डील किया जाता है और व्यक्तिगत स्तर पे व्यक्ति के साथ व्यवहार करने से संबंधित होता है। अब परामर्श में व्यक्ति जो एक समस्या के दौर से गुजर रहा होता है, यानी जो आपके काउंसलिंग में क्या देखा जाता है कि अगर कोई इंसान कोई प्रॉब्लम के वहां से दौर से गुजर रहा होता है उसे दूर करने के लिए आपको एक पेशेवर की मदद की जरूरत होती है। यानी कि एक ऐसा प्रोफेशनल काउंसलर चाहिए होगा जिससे कि उस प्रॉब्लम से उसे निकाला जाए तो उसको काउंसलिंग दी जाएगी। तो काउंसलिंग और गाइडेंस में काफ़ी हद तक डिफरेंस भी होता है दोस्तों। अब आता है वोकेशनल गाइडेंस क्या होता है। टाइप ऑफ गाइडेंस में आप लोगों को 3 तरीके के मैंने आपको बोले थे, तो आप लोग वोकेशनल गाइडेंस क्या होता है वो भी देख लीजिए। Vocational guidance is the process of assisting the individual to choose an occupation, prepare for it, enter into it and progress in it। यानी कि आप लोगों का जो vocational guidance होता है व्यवसायिक मार्गदर्शन होता है जिसमें किसी भी इंसान को एक व्यवसाय चुनने में सहायता करने का एक प्रक्रिया है। इसमें क्या उसको तैयार है कि वो कौन से आप लोग उसको प्रिपेयर है कि वो कौन से फील्ड में आखिरकार वो एंटर कर सकता है और किस में उसकी तरक्की हो सकती है। वोकेशनल गाइडेंस इज अ प्रोसेस यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हेल्प द पर्सन टू अचीव द गोल इन हिज वोकेशन, यानी कि उसके व्यवसाय का एक लक्ष्य प्राप्त करना कि एक व्यक्ति में मदद करता है। हेल्प इन एंटरिंग एंड मेकिंग प्रोग्रेस इन दैट वोकेशन, उन व्यवसाय में प्रवेश करना और प्रगति करने में मदद करता है। हेल्प अ पर्सन टू अडॉप्ट अ वोकेशन नीड ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, यानी उनके व्यावसायिक मार्गदर्शन में अवस्था नीड करता है कि वो कैसे अपनाने के लिए व्यक्तियों को उनकी हेल्प करनी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस है, वैरायटी ऑफ वोकेशन होता है हमारा। वोकेशनल का प्रोग्रेस होता है। स्टेबल फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट, यानी छात्रों का एक स्थिर भविष्य होता है। नीड फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको इकोनॉमिक यानी कि आपके आर्थिक दृष्टिकोण की भी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उनकी स्वास्थ्य यानी कि उनकी हेल्दी पॉइंट, यानी कि आप हेल्दी पॉइंट से भी कह सकते हैं, उनके सोशल और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है वोकेशनल गाइडेंस के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनकी विशेषता बताई गई है। तो मेन फंक्शन यहाँ पे बताया गया है कि जो वोकेशनल गाइडेंस होता है उसका मुख्य कार्य ये होता है कि व्यक्ति को कैसे उनकी क्षमता, उनकी रुचि और उनकी क्षमता के अनुसार वो कैसे अपने व्यवसाय को अब क्या कर सकते हैं, उनको सेलेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। दूसरा है द फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ, यानी कि व्यवसायिक मार्गदर्शन का जो मेन कार्य और उद्देश्य होता है, ना ही केवल ये कि उनका उपयुक्त व्यवसाय को सेलेक्ट करना, बल्कि ये कि जो उनका व्यवसाय है उसमें वो कैसे प्रवेश करें, उनको कैसे प्रगति लाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने सेलेक्ट करवा लिया कि आप लोग इस तरीके का बिजनेस या ऑन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, नहीं। यहीं तक भी सिर्फ आपका एक मार्गदर्शन खत्म नहीं होता, बल्कि आप आगे भी बताएंगे कि किस तरीके से वो उस यानी कि वोकेशनल में यानी उनका व्यवसायिक में वो कैसे एंटर कर सकते हैं और क्या क्या उसमें आगे की प्रगति बताई जाती है। ऑल द पर्सन आर नॉट अलाइक इन देयर पोटेंशियलिटीज एंड कैपेबिलिटीज, अदरवाइज ऑल द पर्सन वुड हैव बीन फिट फॉर ऑल द वोकेशन विद कैपेबिलिटीज। अब इसमें क्या बोला है कि जितने भी व्यक्ति होते हैं यानी सभी व्यक्ति अपनी क्षमताओं और क्षमताओं के साथ एक जैसे नहीं होते, बल्कि सभी व्यक्ति क्षमताओं के साथ सभी व्यवसायों के लिए उपयुक्त होते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो अगर यहाँ पे ऑल ओवर आप लोग 2 या 3 स्टूडेंट को भी मैच करेंगे तो सब में एक जैसी क्षमता नहीं होगी कि सब बच्चे एक जैसे कर पाए, बट ये हो सकता है कि अगर एक व्यक्ति का क्या कर सकता है वो अपने अलग अलग व्यवसायों को सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन होते हैं उसमें। आगे देख लेते हैं टीचर रोल क्या होता है हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में। ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। इसमें मैंने आपका ऐड कर दिया है, ये आपका यूनिट 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचर रोल।
पहला है द टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और एलिमेंट ऑफ द क्लासरूम हु प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू मेक द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन इन अ रियलिटी। अब इसमें क्या बोला गया है कि शिक्षक कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, यानी जो एक वास्तविकता में शामिल करने की प्रक्रिया बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समावेशी शिक्षा में टीचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है कि वो क्लासरूम में सबसे ज्यादा उसका मेन रोल होता है। द पर्सनल फिलोसफी ऑफ द टीचर क्रिएट द एनवायरमेंट ऑफ द क्लासरूम। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो टीचर है वो आपके व्यक्तिगत दर्शन के कक्षा में क्या करता है, अपने वातावरण को तैयार करता है। टीचर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द बैरियर ऑफ लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट रिक्वायर इंसाइट इनटू वेयर दीज बैरियर मे कम फ्रॉम वाई एंड व्हेन दे अराइज। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो शिक्षक है, शिक्षक भी उन सीखने की बाधाओं के लिए जिम्मेदार होता है कि कैसे जो छात्र होते हैं उनकी भागीदारी में अंतर्दृष्टि की उनको आवश्यकता है, जहां इन बाधाओं को क्यों और कैसे जब वे पैदा हो जाते हैं। यानी टीचर ऑल्सो इन सब में रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब बच्चा किसी चीज में लर्न करता है, कुछ सीखता है और वो किसी चीज में पार्टिसिपेट करता है, तो क्या होता है उनमें बच्चों को यानी रुकावट आ जाती है, बैरियर हो जाता है। तो इसमें टीचर को भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि किस तरीके से उन्होंने स्टूडेंट को एक्सप्लेन किया। द एटीट्यूड, मैनर, बिलीव्स एंड वैल्यू ऑफ द टीचर अल्टीमेटली अफेक्टिंग द लर्नर्स सेल्फ स्टीम एंड देयर सक्सेस। अब शिक्षक का रवैया कैसा है, उनका शिष्टाचार, उनके विश्वास और जितने भी शिक्षार्थी हैं उनका आत्मसम्मान उनकी सफलता को क्या करता है, प्रभावित यहाँ पे करता है। आगे देख लेते हैं द रोल ऑफ टीचर टू मीट द डाइवर्स नीड। यानी आपका जब टीचर विद इंक्लूसिव एजुकेशन आएगा, आप ये पूरा पॉइंट लिखेंगे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। पहला आता है आपका टू मेंटेन द सेल्फ स्टीम ऑफ द स्टूडेंट विद डाइवर्स नीड। अब इसमें क्या बोला है कि आपके अलग अलग जरूरतों को या विविध जरूरत के साथ बच्चों को आत्मसम्मान में बनाए रखने के लिए क्रिएट लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट, बच्चों को सीखने के लिए वो अपने माहौल बनाए कि किस तरीके से वो अपने लर्न करने के लिए यानी कि अपने सीखने के लिए अपने एनवायरनमेंट को कितने अच्छे से वो लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू यूज देयर पोटेंशियलिटीज, यानी कि बच्चों को उनकी क्षमताओं का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए, उसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, यानी शिक्षक को प्रेरित करना चाहिए। टीचर शुड बी लिसन द व्यू और स्टूडेंट एंड टेकन दैम सीरियसली। और शिक्षक छात्रों को उनके विचारों से उनका सुना जाना चाहिए और उसको गंभीरता से भी लिया जाना चाहिए। नो स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम और डिस्क्रिमिनेटेड विद इन एजुकेशन और ग्राउंड ऑफ फेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन। लाइक इसमें आपको ये बोला है कि कोई भी छात्र का यानी कि शिक्षा का यानी ना ही उसके रंग से, ना ही आपके उनके जेंडर से, और ना ही आपके उनके लैंग्वेज से, ना ही उनके पॉलिटिकल, इन सब से आपके अलग अलग काल्पनिक दायरे नहीं रखा जाता और ना ही उनका कोई भेदभाव किया जाता है कि अगर क्लास में ऐसा होने लग गया कि बच्चा इस कास्ट का या फिर इस कलर का है या फिर वो मेल है या फीमेल है, बॉयज है या गर्ल्स है, इसमें ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स ऑल्सो इंकरेज द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी एंड नॉट अ प्रॉब्लम। अब इसमें क्या बोला है कि जो भी आपके छात्र के बीच में व्यक्तिगत मतभेद होते हैं उनको समझने के लिए आपकी विविधता को प्रोत्साहित किया जाता है, ना कि उनकी समस्या। बच्चों की समस्या को समझना ही बहुत अच्छा आप लोग का एक फील्ड माना जाता है। उसके लिए उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसको आगे क्या करना चाहिए, बच्चों को उससे प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि किस तरीके से वो अपनी विविधताओं से लड़ सकते हैं, ना कि वो अपने प्रॉब्लम को दिखाएं कि ये आपकी समस्या है। टीचर नीड टू यूज अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड एंड एक्टिविटीज टू मीट द डाइवर्स लर्निंग नीड टू द चिल्ड्रन। अब इसमें क्या बोला है कि शिक्षक को बच्चों के लिए एक विविध सीखने की जरूरत को पूरा करने के लिए शिक्षण विधि का और उनकी गतिविधियों का एक किस्म का उपयोग करना चाहिए। यानी कि बच्चों को सिखाने के लिए टीचर को टीचिंग एड का यूज करना बहुत ज्यादा यूज है। टू प्लान द करिकुलम, अब पाठ्यक्रम की योजना बनाना, यानी अगर टीचर अपने स्टूडेंट को यानी क्लास में पढ़ाने जा रहे तो सबसे पहले वो अपने करिकुलम को प्लान करे कि आखिरकार वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगी। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि अगर वो टीचिंग एड का यूज करेगी तो बच्चों को काफी हद तक सही तरीके से जल्दी भी समझ आ सकता है, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मली आप कोई भी चीज बता दे तो समझ आ जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप कोई चीज करके या फिर कोई एग्जाम्पल के साथ बताते हैं तो उस तरीके से समझ आता है, इसलिए उनको काफी हद तक टीचिंग एड का भी यूज करना चाहिए।
अब यहाँ पे है रोल ऑफ टीचर, कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है। इंटरेक्शन विद फैमिली, परिवार के साथ उनकी बातचीत। टू बी एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, यानी कि स्टूडेंट जो होते हैं उनकी समस्या का हल करने में उनको सक्षम होना चाहिए। टू डेवलप न्यू लर्निंग, यानी कि बच्चों के नए सीखने की रणनीतियाँ उनको डेवलप करा सके। टू बी एबल टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उन बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए सक्षम होना चाहिए। ये एक टीचर का क्या होता है, भूमिका होती है। टू बी एबल टू प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज, और बच्चे को क्या करे, विशेष सुविधाएं प्रदान करे। टू बी एबल यहाँ पे टू बी एबल टू लुक आफ्टर देयर पर्सनल नीड, अब वो क्या करे कि बच्चे के अपने व्यक्तिगत जरूरतों की देखभाल करने के लिए भी उनको सक्षम बनाए। टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज देयर हिडन टैलेंट, अब यहाँ पे क्या करें कि उनकी जितने भी छुपी प्रतिभा है उसको फिर से पहचानने के लिए सक्षम बना सके। आपकी रिकॉग्नाइज में आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद है टीचिंग की स्ट्रेटेजी क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में, यानी समावेशी शिक्षा में आपकी उनकी शिक्षण क्या क्या होती है। पहली होती है कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि सहकार शिक्षा। पी ट्यूटोरिंग होती है, और आपकी होती है मल्टी सेंसरी टीचिंग, यानी कि आप लोगों के मल्टी सेंसरी में बताया गया है कि आपके अलग अलग तरीके के संवेदी शिक्षण। इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आप लोगों को, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं डिजाइन ऑफ क्लासरूम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या है कि किस तरीके से समावेशी शिक्षा में कक्षा का डिजाइन किया जाना चाहिए। पहला है साइज ऑफ क्लास, दूसरा टीचिंग एड का यूज होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम का बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ लाइट की व्यवस्था। अटेंशन ऑफ फिजिकल नीड, की आखिरकार कौन कौन सी शारीरिक जरूरतों पे ध्यान होना चाहिए। और स्पेशल अटेंशन टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी जितने भी विकलांग बच्चे होते हैं उन पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरीके से समावेशी शिक्षा का क्या होना चाहिए, क्लास को डिजाइन करना चाहिए कि बच्चे जो भी हो डिसेबल्ड चिल्ड्रन उनको अच्छे से उन पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। क्लास में कितने अच्छे तरह आपकी फैसिलिटीज उन सब पे, हर छोटी से बड़ी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और खासकर टीचिंग एड पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं, इसमें आप लोगों को क्या आता है कोऑपरेटिव लर्निंग। अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बच्चों को एक समूह में होकर जो भी काम दिया गया होता है उनको सामूहिक रूप से एक सैद्धांतिक उद्देश्य में प्राप्त करना जरूरी होता है। यानी कि बच्चों को ना ही समूह में काम करने के अलावा, बल्कि वो किस तरीके से ग्रुप में काम कर रहे हैं उनको भी वो सबके क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। दूसरा आता है आपका पी ट्यूटोरिंग, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि आपका पी ट्यूटोरिंग में क्या आता है दोस्तों कि इसमें जब विद्यालय में शिक्षक को कमी हो जाती है, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी टीचिंग की यानी कि टीचर की कमी हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें पी ट्यूटोरिंग शिक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु अगर आप लोग देखेंगे तो ज़्यादातर एक सहायक प्रक्रिया के रूप से आप लोग क्या कह सकते हैं, पी ट्यूटोरियल का यहाँ पे यूज किया जा सकता है। हम कभी कभी ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, टीचर होते हैं, बट हम उनके पास कभी उतना ज़्यादा उनका काम का प्रेशर हो जाता है, यानी कार्यभार उन पे ज़्यादा होने के कारण जो स्टूडेंट हैं वो व्यक्तिगत पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, यानी कि उन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कोई भी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी और भी काम होते हैं टीचर्स पे। तब हम क्या कर सकते हैं कि पी ट्यूटोरियल पे हम लोग उसका यूज़ उनका किया जा सकता है, जिससे कि बच्चा क्या कर सकता है, हर चीज़ को समावेशी कक्षा में भी अपने पढ़ाई को अच्छे से कर सकता है। अगर मैं पी ट्यूटोरियल में अपने से एग्जाम्पल दे दूँ दोस्तों, तो एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा है कि अगर एक क्लास में एक स्टूडेंट है और उसकी रेटिंग काफ़ी हद तक बेकार है, यानी कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं लिखता है, और उसी क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा भी है जिसमें उसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, तो वो क्या कर सकता है कि जो स्टूडेंट की रेटिंग बहुत अच्छी है वो बेकार लिखने वाले स्टूडेंट, बेकार यानी कि बहुत जो बेकार तरीके से अपने रेटिंग को लिखता है, उसमें वो बच्चा उसकी मदद कर सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि एक तरीके से टीचर की भी हेल्प हो सकती है। दूसरा, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर कोई एक टॉपिक है कि अगर उसी क्लास में टीचर पढ़ा के चली गई है बट एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक उस स्टूडेंट को साथ वो पूछ सकता है जिस स्टूडेंट को उस टॉपिक के बारे में अच्छे से क्या हो गई हो, नॉलेज हो सकती है। तो इस तरीके से पी ट्यूटोरियल का यूज़ किया जा सकता है।
अब यहाँ पे क्या बोला गया है, थर्ड वन है मल्टी सेंसरी टीचिंग। क्या होती है मल्टी सेंसरी टीचिंग में? ये होता है दोस्तों कि ये सूचना, यानी कि अगर किसी, आप लोगों ने देखा होगा, मैं एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ कि अगर आप लोगों के क्लास में कभी कभी यहाँ पे नोट, यानी कि आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन या फिर कोई एक नॉलेज दे दी जाती है कि एक आप लोगों के पास आ जाता है। मैं एक एग्जाम्पल याद करती हूँ, जैसे कि आप लोगों के कोई भी अनाउंसमेंट की जाती है तो आप लोगों को एक सूचना दी जाती है एक तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करता है, एक ही साथ अपने कई इंद्रियों का क्या करता है, यूज कर लेता है। कई इंद्रियों का इसका मतलब ये है कि वो विजुअली, यानी वो देखने में, और उसके बाद ऑडिटरी वो सुनता भी है, और काइनेस्टिक गतिज भी देखता है। आखिरकार वो अपना उपयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि वो अपने ना ही विजुअल ऑडिटरी बल्कि अपने मोटर मसल्स क्या अनुरूप भी होते हैं। तो ये आपके मल्टी सेंसरी टीचिंग होती है, जिसमें क्या किया जाता है, बच्चा अपने मल्टी संवेदी शिक्षण का यूज करता है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग, पी ट्यूटोरिंग और मल्टी सेंसरी अगर आपके में आ जाता है तो आप लोग ये शॉर्ट में लिख सकते हैं इस तरीके से कि मल्टी सेंसरी में बच्चा क्या करता है कि एक सूचना को, जो सूचना दी जाती है उसमें एक स्टूडेंट क्या करता है, अपने एक ही इंद्रिय के नहीं बल्कि अपने अलग अलग इंद्रियों का उपयोग करता है। वो नहीं सिर्फ उसे में देख रहा होता है बल्कि सुन भी रहा होता है, और अपने काइनेस, यहाँ पे एक थर्ड वन मैंने आपको हिंदी में गतिज बताया था, इंग्लिश मीडियम वाले को बता सकती हूँ कि वो थर्ड वन किसका यूज करता है, काइनेस्थेटिक का। ठीक है, इसे आप लोग हिंदी मीडियम वाले क्या कहते हैं, गतिज। इन सब के अनुरूप होते हैं, इसे कहते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग। ये मैंने आप लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी है। फाइनली आप लोग का क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन खत्म होता है दोस्तों। तो आप लोग के एग्जाम की प्रिपरेशन इसमें बहुत अच्छे से हो जाएगी, पर आप लोग हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। और इसकी पीडीएफ के वन मोर थिंग दोस्तों, इसकी पीडीएफ अगर आप लोग को लेनी है तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। और पीडीएफ के आप लोगों के दोस्तों यहाँ पे चार्जेस आएंगे। तो चार्जेस आपके अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है कि अगर आपको क्रिएटिंग का लेना है या नॉलेज या जेंडर है तो उन सब की फुल पीडीएफ के आपके चार्जेस, यानी आप लोगों को पे करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को किसी को भी नीड है, अगर किसी को भी चार्ज देना है यानी पेमेंट कर सकते हैं, तो आप लोग आके टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।